वेलकम टू पढ़ेगी क्लासेस। तो पिछली क्लास में पढ़ रहे थे आरटीई एक्ट। तो आरटीई एक्ट जो 2009 था, तो उसमें कुछ मैंने चैप्टर देखे थे। उस चैप्टर में थर्ड चैप्टर चल रहे थे। थर्ड चैप्टर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ, जो थर्ड चैप्टर था उसका नाम था रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्कूल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ टीचर एंड पेरेंट्स। तो उसमें हमने देखी थी कल 14 धारा तक देखी थी। आज उसके आगे शुरुआत करते हैं। तो 14 धारा तक कंप्लीट हो गया था थर्ड चैप्टर में। आज देखते हैं 15। जो 15 धारा है थर्ड चैप्टर की, या 15 सेक्शन है थर्ड चैप्टर का, उसमें क्या बताया गया। तो इसमें बताया गया है कि जो 15 सेक्शन है इसमें बताया गया प्रवेश तिथि का जो एडमिशन डेट होगी उसमें विस्तार किया जा सकता है। प्रवेश तिथि का विस्तार ये बताया गया है सेक्शन कौन सा, 15 में। तो इसमें ये बताया गया है कि जो प्रवेश तिथि का विस्तारण, तो प्रवेश तिथि का विस्तारण का मतलब ये हो गया कि बच्चा किसी कारणवश अप्रैल में एडमिशन नहीं ले पाया, अप्रैल में एडमिशन नहीं ले पाया क्योंकि 17 अप्रैल से स्टार्ट होता है। इसके बाद में उसके बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ये जो है क्योंकि जून में छुट्टी रहेगी तो ये मंथ कैंसिल हो गया। इसके बाद कितने मंथ बचे, 6 मंथ बचे। जुलाई हो गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो उस बच्चे ने अप्रैल में एडमिशन नहीं ले पाया तो उसके क्या हो सकता है, किसी भी माह में एडमिशन ले सकता है। तो इन 6 माह के अंतर्गत उसकी का 6 माह के अंतर्गत क्या हो जाए, उसे एडमिशन दिया जा सकता है। उस बच्चे को 6 माह में, इस 6 माह से किसी भी माह में चाहे लास्ट 30 अक्टूबर तक उसे एडमिशन मिल सकता है। ऐसा आरटीई एक्ट में बताया गया है। आरटीई एक्ट 2009 की जो सेक्शन 15 है, सेक्शन 15 में बताया गया है कि स्टूडेंट को जो है स्कूल में एडमिशन लेना चाहता है तो 30 अक्टूबर तक एडमिशन सरकार देगी। ये बताया गया चैप्टर 3 के 15 सेक्शन में। इसके आगे देखते हैं सेक्शन 16। तो सेक्शन 15 में देखा, धारा 15 में देखा कि प्रवेश तिथि का विस्तार। तो प्रवेश तिथि के विस्तार में हमने देखा कि बच्चे को 6 माह के अंतराल में एडमिशन दिया जा सकता है। और धारा 16 में देखेंगे कि कक्षा जो कक्षा 1 से लेकर 8 तक, जो हमारी प्राथमिक शिक्षा है, कक्षा 1 से 8 तक किसी भी छात्र को क्या फेल नहीं किया जा सकता, किसी भी छात्र को क्या फेल नहीं किया जा सकता है। तो सेक्शन 16 में बताया गया कक्षा 1 से 8 तक जो हमारी प्राथमिक शिक्षा है, इस प्राथमिक शिक्षा में किसी भी विद्यार्थी को फेल नहीं किया जा सकता है। ये किस सेक्शन में, किस सेक्शन 16 में। और सेक्शन 17 में बताया गया है कि किसी भी बालक को या बालिका को या किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक दंड नहीं दिया जाएगा, शारीरिक या मानसिक दंड नहीं दिया जाएगा। तो जो सेक्शन 16 है इसमें बताया गया कक्षा 8 तक फेल नहीं किया जाएगा। और 17 में बताया गया बालक और बालिकाओं को कोई किसी भी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा। और सेक्शन 18 में बताया गया है कि बिना मान्यता के विद्यालय नहीं चला सकते, बिना मान्यता के विद्यालय संचालन की अनुमति नहीं, बिना मान्यता के विद्यालय संचालन की अनुमति नहीं। यदि आपको विद्यालय चलाना है, प्राइवेट विद्यालय चलाना है, तो उसको विद्यालयों को मान्यता लेनी पड़ेगी। और वो मान्यता सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कोई भी हो सकती है। और किसी भी बोर्ड से आपको मान्यता लेनी पड़ेगी, या तो सेंट्रल बोर्ड हो सकता है या तो स्टेट बोर्ड हो सकता है। और उनके अलग अलग बोर्ड हैं, स्टेट बोर्ड अलग अलग है, स्टेट बोर्ड अलग है और सेंट्रल बोर्ड अलग है। बिना मान्यता प्राप्त के किसी भी प्रकार का स्कूल आप नहीं चला सकते।
ये सेक्शन 18 में बताया गया है। यदि आप इस प्रकार का क्रियाकलाप करते हैं तो पर डे के हिसाब से 10,000 रुपये का पनिशमेंट है। पर डे के हिसाब से पर डे 10,000। जिस दिन से विद्यालय खुला है और आपने जब तक चलाया है तो उस हिसाब से पर डे 10,000 रुपये का आपका जुर्माना चलेगा। ये बिना मान्यता के विद्यालय आप चला रहे हैं। और ये बालक बालिका को शारीरिक या मानसिक दंड दिया जाता है और वो शिक्षक या दंडनीय होगा। इसके बाद कक्षा 1 से 8 तक किसी को फेल नहीं किया जा सकता है। और इसके आगे देखते हैं धारा 19 में क्या है। धारा 16 में देखा कि कक्षा 1 से 8 तक फेल नहीं किया जा सकता। धारा 17 में देखा किसी को शारीरिक और मानसिक दंड नहीं दे सकते। धारा 18 में देखा कि बिना मान्यता के स्कूल नहीं चला सकते। धारा 19 में देखें क्या हुआ। धारा 19 में देखा कि विद्यालय कुछ मानक होंगे। विद्यालय के मान एवं मानक, क्योंकि विद्यालय को संचालित करने के लिए कुछ मानक को पूरा करना पड़ेगा। नंबर 1, विद्यालय के पास क्या होना चाहिए? विद्यालय के पास कक्षाएं होनी चाहिए। विद्यालय के पास कक्षाएं होनी चाहिए कि जहाँ पे विद्यालय। दूसरा, पुस्तकालय होना चाहिए। जन सुविधाएं होनी चाहिए कि जो पेरेंट्स आए या कोई अदर गार्जियन आता है तो उसके लिए जो होना चाहिए। इसके बाद खेल कूद के लिए मैदान होना चाहिए। जन सुविधा में पानी, पुस्तकालय और जो भी आ जाए। और इसके अलावा शौचालय होना चाहिए। और इसके अलावा टीएलएम होना चाहिए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल या टीचिंग लर्निंग एड, शिक्षण सामग्री से बोल सकते हैं। तो इस प्रकार की चीजें विद्यालय में उपलब्ध हैं तो आप क्या कर सकते हैं, विद्यालय चलाने के लिए योग्य होंगे। तो विद्यालय चलाने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ता है? कक्षाएं जरूरत पड़ेंगी, पुस्तकालय जरूरत पड़ेगा, जन सुविधाएं जरूरत पड़ेंगी और टीएलएम की जरूरत पड़ेगी। टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल या टीचिंग लर्निंग एड, इसे ये भी बोल सकते हैं टीचिंग लर्निंग एड्स, शिक्षण सामग्री उपकरण। तो इस प्रकार के शिक्षण सामग्री उपकरण में किसी भी प्रकार का प्रोजेक्ट आ सकता है, कंप्यूटर भी हो सकते हैं और प्रोजेक्टर भी हो सकता है जो बच्चों को सिखाने के लिए उचित चीजें प्रदान की जा सकते हैं। ये धारा 19 में बताया गया। धारा 19 में विद्यालय के मान और मानक में चीज और बताई गई है कि विद्यालय एक साल में या एक हफ्ते में कितने घंटे चलेगा। ये सभी का अलग अलग है। देखो क्या होता है, क्या होता है, कक्षा 1 से 5 तक जो प्री प्राइमरी, कक्षा 1 से 5 तक विद्यालय होगा, कक्षा 1 से 5 तक, और दूसरा होगा कक्षा 1 से 8 तक, 6 से 8 तक। तो इसमें कितने घंटे पढ़ाई होगी ये भी इसी के अंदर डिसाइड किया गया है कि बच्चे को पढ़ाने के लिए इसमें जो होता है एक हफ्ते में कुल कितने घंटे क्लास चलेगी, और 6 से 8 में एक हफ्ते में, तो एक हफ्ते में 6 दिन क्लास होगी और उन 6 दिनों में कितने घंटे क्लास चलेगी। तो एक हफ्ते में 45 घंटे यहाँ क्लास चलेगी। वो 45 घंटे क्या होंगे, तैयारी सहित, मतलब कि टीचर की तैयारी के सहित बोला जाएगा। इन 45 घंटों को क्या बोलेंगे, तैयारी सहित। और तैयारी सहित में क्या आएगा, टीचर अपनी तैयारी करके आएगा। टीचर तैयारी कैसे करेगा, क्योंकि एक विद्यालय में 6 पीरियड पढ़ाएगा टीचर, 1 घंटे के, 1 घंटे का टीचर पढ़ाएगा, 6 पीरियड पढ़ाएगा, तो एक दिन में 6 हो जाएगा और 6 दिन होंगे, इस प्रकार से हो जाएगा टोटल 36 घंटे। तो एक हफ्ते में क्या हो जाएगा, जो स्कूल में पढ़ाई होगी वो 36 घंटे की होगी। और टीचर क्या करेगा, 1.5 घंटे घर में तैयारी करेगा, वो 6 दिन। इस प्रकार से 9 घंटे ये हो जाएंगे।
इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 45 आवर। तो प्राइमरी स्कूल के लिए क्या होगा कि एक हफ्ते में कितनी पढ़ाई होगी, एक हफ्ते में 45 घंटे की पढ़ाई होगी, और 45 घंटे में क्या होगा 6 घंटे टीचर तैयार करके आएगा। क्योंकि आज की जो एजुकेशन है वो स्टूडेंट बेस्ड एजुकेशन है, क्योंकि इसमें ऐसी एजुकेशन बनानी पड़ेगी कि छात्र को किसी भी प्रकार का दिक्कत ना करना पड़े। तो इसके लिए टीचर काम करेगा, टीचर 1.5 घंटे अपने घर में काम करेगा डेली, और उसको टीचिंग लर्निंग एड मटेरियल बनाना पड़ता है तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनाएगा, और जो प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा टीचर का काम होगा, ये 1.5 घंटे घर में काम करेगा। इस प्रकार से जो पाठ पढ़ाएगा, जो टीचर स्कूल में पाठ पढ़ाएगा उसका क्या करेगा, लेसन प्लान बनाएगा कि हमें विद्यार्थियों को क्या पढ़ाना है कल की क्लास में, उसके लिए 1.5 घंटा टाइम घर में तैयार करेगा, उसके बाद में स्कूल में पढ़ाएगा। इस प्रकार से टोटल घंटे कितने हो जाएंगे 45 घंटे, और ये 45 घंटे इसको बोल के हो जाएगा तैयारी सहित। इसके बाद आता है कि ये हो गया एक हफ्ते में, और एक साल में कितनी पढ़ाई होगी। अभी तक हमने देखा कि एक हफ्ते में 45 घंटे की पढ़ाई हो रही है, तो 365 दिन में या एक वर्ष में कितनी पढ़ाई होगी, एक वर्ष में 200 दिन, एक वर्ष में 200 दिन पढ़ाई होगी, और 200 दिन में पूछा जाए घंटे कितने होंगे, और एक घंटे कितने होंगे 800 घंटे हो जाएंगे। ये प्राइमरी के लिए, क्योंकि छुट्टी कुछ कम हो जाएगा तो हिसाब से घंटे पूछेंगे 200 दिन होने चाहिए, घंटे कितने होने चाहिए 800। ये प्राइमरी के लिए 1 से 5 तक है। तो कक्षा 1 से 5 तक के लिए क्या है, कक्षा से 1 से 5 तक के लिए एक हफ्ते में 45 घंटे पढ़ाई होगी एक हफ्ते में, एक वर्ष में 200 दिन पढ़ाई होगी, और एक वर्ष में 800 घंटे पढ़ाई होगी। और इसके आगे देखते हैं कि जो कक्षा 6 से 8 तक होगा इसमें कितने दिन पढ़ाई होगी। तो इसमें होगी एक हफ्ते में 48 घंटे, एक हफ्ते में 48 घंटे होंगे, वो भी क्या होंगे तैयारी सहित होंगे। प्राइमरी में कितना था, प्राइमरी में था 45 घंटे, और इसमें कितना था 48 घंटे। तो पढ़ाई होगी कैसे, तो क्या होगा दो जो है पीरियड कितने होंगे, इसमें पीरियड कितने हो जाएंगे, इसमें भी 6 थे, और इसमें पीरियड कितने हो जाएंगे 6 घंटे पढ़ाई कराएगा टीचर एक दिन में, तो 6 हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा पूरे हफ्ते चलेगी, तो कितने हो जाएगा टोटल 36 घंटे। तो 36 घंटे ये पढ़ाई कराएगा, और इसके अलावा क्या करेगा, क्योंकि टीचर जो हो जाएगा यहाँ पर थोड़े छात्र बड़े हो जाएंगे तो टीचर को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। टीचर घर में 2 घंटे काम करेगा, तो यहाँ से कितने हो जाएंगे घंटे 12 घंटे। ये घर का काम है टीचर करेगा, ये स्कूल में टीचर काम करेगा, तो 36 और 12 टोटल कितने हो गए 48 घंटे। तो सरकार ने डिसाइड किया है कि एक हफ्ते में जो प्राइमरी में काम होगा वो 45 घंटे होगा, और जूनियर में होगा 6 से 8 तक क्लास के लिए वो 48 घंटे काम होगा। एक साल में 200 दिन होंगे, और घंटे कितने होंगे 800 घंटे होंगे। यहाँ पर देखेंगे कितने घंटे प्रयोग होते हैं। तो जूनियर में कितने घंटे प्रयोग होते हैं, एक वर्ष में कितने दिन प्रयोग पढ़ाई होगी, एक वर्ष में कितने दिन होगी 220 दिन, एक वर्ष में 220 दिन की पढ़ाई होगी। और एक वर्ष में घंटे कितने हो जाएंगे, एक वर्ष में इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 4 से 880 घंटे। 880 घंटे इसमें क्या होगी पढ़ाई होगी। 880 घंटे नहीं है, यहाँ पे हो जाएगी 1000 घंटे, 1000 घंटे जो है 1000 घंटे पढ़ाई होगी। तो जूनियर के लिए क्या है 1000 घंटे होगी पूरे वर्ष के लिए, एक वर्ष के लिए है। और प्राइमरी के लिए एक वर्ष में 200 दिन की पढ़ाई होगी, और घंटे टोटल होंगे एक वर्ष में 800 घंटे मिनिमम ये होने चाहिए। और कितने हो चाहिए ये बताया गया है। विद्यालय के मानव मानक में टीचर का ये काम होगा, ये करके आएगा घर से।
इसके बाद देखेंगे ये धारा कौन सी थी, सेक्शन 19 में था। अब आगे देखते हैं सेक्शन 20 में क्या है। तो विद्यालय मानव मानक मैंने देखा कि विद्यालय खोलने के लिए या विद्यालय को संचालन करने के लिए क्या क्या उपकरण की आवश्यकता पड़ती है। तो विद्यालय के लिए खेल का मैदान हो गया, कक्षाएं हो गए, उपकरण हो गए, टीएलएम हो गया। इस प्रकार देखते हैं जो धारा 20 हुई, धारा 20 में क्या होगा, धारा 20 में अनुसूची में परिवर्तन। इस धारा का नाम है अनुसूची में परिवर्तन। तो अनुसूची में परिवर्तन का मतलब है अनुसूची में परिवर्तन का मतलब है क्योंकि कुछ राज्य के अंतर्गत अनुसूची आती है, कुछ केंद्र के अंतर्गत आती है। तो अनुसूची होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है और ये होती है स्टेट गवर्नमेंट की। तो जो स्टेट गवर्नमेंट की होगी और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट होगा और स्टेट गवर्नमेंट होगी। तो यदि इस अनुसूची दोनों अनुसूची में दोनों ने कार्य किया है और यदि उसमें टकराव की स्थिति आती है तो किसकी मान्य होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की मान्य होगी। तो कोई इस प्रकार की अनुसूची नहीं तैयार की जाएगी या इस प्रकार की नहीं क्रियाकलाप किया जाएगा कि इन दोनों में किसी प्रकार का विवाद हो। यदि विवाद की स्थिति आती है तो वह सेंट्रल गवर्नमेंट की मान्य होगी। ये धारा 20 में बताया गया है। धारा 21 में क्या है, धारा 21 में बताया गया है विद्यालय प्रबंधन समिति, विद्यालय प्रबंधन समिति। जो विद्यालय प्रबंधन समिति स्कूल मैनेजमेंट कमेटी एसएमसी। तो विद्यालय प्रबंधन मतलब स्कूल के मैनेजमेंट करने के लिए विद्यालय क्या करेगा, एक कमेटी तैयार करेगा और इस कमेटी में क्या हो जाए, इस कमेटी तैयार करेगा। इस कमेटी में अभी तक क्या थे, पहले जो है 15 सदस्य हुआ करते थे और वर्तमान समय में 16 सदस्य हैं। तो विद्यालय जो प्रबंधन समिति स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है, इस कमेटी में वर्तमान समय में 16 सदस्य हैं। इसके पहले क्या होते थे, इसमें वर्तमान समय में 16 सदस्य हैं, इसके पहले 15 सदस्य होते थे। और इसमें दो प्रकार की समिति होती हैं, एक होता है साधारण समिति और दूसरी होती कार्यकारी। तो विद्यालय जो प्रबंधन समिति है ये दो प्रकार की होती है। एक होता है, इसमें दो टाइप की इसके होते हैं, एक होता है साधारण समिति, दूसरी होती कार्यकारी समिति। ये साधारण समिति होगी और कार्य करने वाले स्कूल के जो स्टाफ होगा वो पूरा आ जाएगा। साधारण समिति में पेरेंट्स भी आ जाते हैं क्योंकि पेरेंट्स का भी सहयोग रहता है विद्यालय के प्रबंधन करने में। तो इसके आगे देखते हैं धारा 21 तो हो गया, आगे देखते हैं 22। 22 में है विद्यालय विकास योजना का निर्माण। विद्यालय विकास योजना का निर्माण, विद्यालय विकास योजना का निर्माण ये बताया गया है धारा 22 में कि विद्यालय के डेवलपमेंट के लिए जो योजना तैयार की जाएगी उसके लिए किसमें बताया गया, धारा 22 में बताया गया है। और इसके बाद में धारा 23 में है शिक्षकों की योग्यता। शिक्षकों की योग्यता, जो शिक्षकों की योग्यता का उल्लेख है, जो शिक्षकों की योग्यता का उल्लेख किसमें बताया गया, धारा 23 में बताया गया है। और क्या क्या प्राइमरी के लिए क्या योग्यता होगी और जूनियर के लिए टीचर की योग्यता क्या होगी। इसके बाद धारा 24 में बताया गया है शिक्षकों के कर्तव्य क्या होंगे। शिक्षकों के कर्तव्य क्या होंगे, तो शिक्षकों के कर्तव्य क्या होंगे धारा 24 में बताया गया है। धारा 25 में बताया गया है कि शिक्षक छात्र और शिक्षक के बीच में अनुपात क्या रहेगा,
छात्र और शिक्षक के बीच में अनुपात क्या रहेगा, कि कितने एक शिक्षक में कितने छात्र रहेंगे या कितने छात्रों पर शिक्षक रहेगा अनुपात। ये किसमें बताया गया, धारा 25 में बताया गया, किसमें बताया गया, आरटी एक्ट 2009 में। तो जो आरटी एक्ट 2009 है इसमें बताया गया जो छात्र रहेगा 30, शिक्षक रहेगा 1। छात्र 31 से 60 तक होगा तो शिक्षक हो जाएंगे 2। छात्र 61 से हो जाएगा 90 तक छात्र हो जाएंगे 3, शिक्षक हो जाएंगे 3। या 91 से जाएगा 120 तो हो जाएंगे 4। ये हो जाएगा 121 से जाएगा और 30 इसमें जाएगा 150, यहाँ से कितना हो जाएगा 5। और 150 के आगे रहेगा 151 से 200 तक रहेगा। इसमें बताया गया है 90 से 120 तक, 90 से 120 तक 4 रहेंगे, लेकिन 121 से 200 तक, 121 से 200 तक 5 टीचर रहेंगे प्लस 1 हेडमास्टर हो जाएगा, HM हो जाएगा, हेडमास्टर हो जाएगा। तो शिक्षक और छात्र का अनुपात क्या होता है, शिक्षक 1 होगा तो छात्र 30 हो जाएंगे, शिक्षक 2 होंगे तो छात्रों का अनुपात 31 से 60 के बीच में रहेगा, और ये यहाँ तक रहेगा। ठीक है, इसके बाद पूछा जाए एक क्लास में 31 स्टूडेंट हैं तो वहाँ पे शिक्षक का अनुपात क्या होगा, क्योंकि 30 तक तो 1 रहेगा, 30 तक क्या 1 रहेगा, 31 जो बढ़ा 1 बढ़ गया, छात्र का अनुपात क्या हो जाएगा, शिक्षक का अनुपात हो जाएगा 2 हो जाएगा। और 31 से 60 के बीच में 2 रहेंगे, 61 से 90 के बीच में 3 रहेंगे, 90 से 120 के बीच में 4 रहेंगे, और 121 से 200 के बीच में 5 टीचर रहेंगे और 1 हेडमास्टर हो जाएगा। और यदि स्टूडेंट 200 नहीं है तो विद्यालय में हेडमास्टर नहीं होगा। यदि विद्यालय में 200 स्टूडेंट नहीं है, ये प्राइमरी के लिए, यदि विद्यालय में 200 स्टूडेंट नहीं है तो वहां पे हेडमास्टर नहीं होगा। तो अब होगा क्या, स्कूल को आप मैनेजमेंट कौन करेगा, तो वहां पर क्या होगा, इंचार्ज बनाया जाएगा, एक इंचार्ज बनाया जाएगा, और वो इंचार्ज इन्हीं क्या हो जाएगा, जो शिक्षक होंगे इन्हीं शिक्षक में से जो योग्य होगा या जो ज़्यादा अनुभवी होगा, जो एक्सपीरियंस होगा, उसी को इंचार्ज बना दिया जाएगा। और ये छात्र जो है 200 हो जाते हैं तो वहाँ पे एक हेडमास्टर भी होगा। ठीक है, ये हो गया कौन सा होता है, शिक्षक छात्र शिक्षक अनुपात। ये प्राइमरी के लिए था। धारा 25 तक हमने देखा कि शिक्षक और छात्र का अनुपात क्या होगा, और धारा 26 में देखेंगे कि रिक्त पदों को भरना, क्योंकि विद्यालय में स्टाफ भी रहेगा, उनको पदों को भरना है। तो रिक्त पदों को भरने के लिए क्या बताएगा, रिक्त पदों को भरना पड़ेगा, तो उसमें मैक्सिमम क्या हो सकते हैं, एक विद्यालय में 10% सीटें खाली रह सकती हैं, 10% से मैक्सिमम 10% खाली रह सकती हैं सीटें, ऐसा है, ये बताएगा धारा 26 में। और इससे ज़्यादा क्या होती है, विद्यालय में सीटें खाली नहीं रह सकती। इसके बाद धारा 27 में बताया गया है कि गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए, जिसमें शिक्षा का कार्य नहीं है, गैर शैक्षणिक कार्य, जो गैर शैक्षणिक कार्य हैं, गैर शैक्षणिक कार्य पर अध्यापकों की नियुक्ति नहीं की जाएगी। लेकिन आरटी एक्ट में 3 चीजें ऐसी बताई कि वहां पे नियुक्त किया जा सकता है। तो गैर शैक्षणिक कार्य होंगे, गैर शैक्षणिक क्या होता है, शिक्षा के अलावा जो कार्य होंगे वहां पे टीचरों की नियुक्ति नहीं की जाएगी। लेकिन कुछ ऐसे बताया गया आरटी एक्ट में जहां पे टीचर की नियुक्ति की जा सकती है। नंबर 1, चुनावी कार्य के लिए, जब चुनावी कार्य होगा तो वहां पे टीचर की नियुक्ति
की जा सकती। दूसरा कार्य होगा जनगणना। जब जनगणना होगी वहां पे टीचर नियुक्त किए जा सकते हैं। और कोई आपदा आ जाए या किसी भी प्रकार की आपदा, जैसे वर्तमान समय में चल रही है, महामारी चल रही है कोरोना, तो इस वर्ष क्या हो सकता है ये भी, तो इनमें क्या होता है टीचर की नियुक्ति की जा सकती है। जनगणना हो गया। ये क्या गैर शैक्षणिक कार्य है। गैर शैक्षणिक कार्य में अध्यापकों की नियुक्ति की नहीं जा सकती, लेकिन आरटी एक्ट में बताया गया इन 3 कामों के लिए क्या हो सकता है अध्यापक की नियुक्ति की जा सकती है। और इसके लास्ट, इस अध्याय के जो लास्ट अध्याय, लास्ट सेक्शन है 28, लास्ट सेक्शन 28 है। तो इसमें बताया गया है प्राइवेट ट्यूशन पर रोक। प्राइवेट ट्यूशन पर रोक। तो जो टीचर होगा, गवर्नमेंट टीचर होगा या प्राइवेट गवर्नमेंट टीचर होगा, वो क्या हो सकता है प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा। यदि वो प्राइवेट ट्यूशन पढ़ा रहा है वो पनिशमेंट होगा, उसकी जो है गवर्नमेंट जॉब भी जा सकती है। तो प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते, ये बताया गया धारा 28 में बताया गया। यहाँ से खत्म हो गई चैप्टर 4। तो चैप्टर 4 है अध्याय 4 जो है खत्म हो गया यहाँ से। तो यहाँ से धारा 12 से लेकर 28 तक, 12 से लेकर 28 तक अध्याय 4 है। इसके आगे देखेंगे धारा 29 और 30, 29-30 ये धारा आएगी इसमें अध्याय 5 में, और अध्याय 6 में आगे देखेंगे क्या होता है। तो आज की क्लास में यहीं तक, धारा 28 तक। जो आगे की धाराएं हो जाएगी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।